अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु सर मैं बिल्लाहि। रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, सर फुरकान मेरे साथ मौजूद है जी। सर स्टार्ट करें। जी सर। तो स्टार्ट करते हैं जी। सर फुरकान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज का एजेंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आज समझे एक तरह का पोस्ट रिजल्ट डिस्कशन है। ठीक है जी, हम पहले अपना एजेंडा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट इस अटैम्प्ट में जो हमारे पास पहली अटैम्प्ट थी SCS की। ठीक है जी, पहली ही अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक गोल्ड मेडल एक ही आता है। और एक मेरिट हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने अचीव किया है। एंड बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। अच्छा, एजेंडा क्या है जी हमारा, हम पहले एच के एजेंडे पे बात कर लेते हैं। एजेंडा जो है ना वो हमारा ये है कि आई थिंक ये स्लाइड में हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी ओरिएंटेशन में डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी। तो हम पहले ज़रा इंट्रोडक्शन में बात कर लेते हैं। सही है जी, एक हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सही है, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम कर लेंगे। ठीक है, SCS का। ठीक है, हमारा अपना इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रीवियस उसमें मौजूद है। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पे कुछ ब्रीफली मैं बात कर लूंगा और फिर माइक्रो लेवल पे सर फुरकान बात करेंगे। ठीक है जी, अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, अप्रोच एक हमारी तरफ से आ जाएगी। ठीक है जी, मेरी तरफ से आ जाएगी, सर फुरकान की तरफ से आ जाएगी। और जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट और मेरिट होल्डर्स हैं, हमारे प्राइज विनर्स हैं, उनकी तरफ से भी अप्रोच जो है वो आपसे डिस्कस होगी थोड़ी देर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि ये पेपर आप खुद भी कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे, मगर उसमें ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस होते हैं, बट अगर वो चैलेंजेस को आप ओवरकम करेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ SCS पे। देखें, SCS का माशाल्लाह मैं अगर बात करूँ तो इसका रिजल्ट पहली अटेम्प्ट थी और बहुत अच्छा है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, माशाल्लाह 620 लोग क्वालिफाई हुए हैं, आपको पता है। और 620 में से माशाल्लाह हमारे ही 107 स्टूडेंट जो सिर्फ हमसे रजिस्टर हुए थे जून 26 में खाली। ठीक है, SCS में रजिस्टर्ड थे। उसमें से 107 तो हमारे ही लोग क्वालिफाई हुए माशाल्लाह, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 18%, 17.5% ऑलमोस्ट बनता है, जो कि अगेन 1/5 इज वेरी नाइस परसेंटेज। उसके अलावा आपने देखा माशाल्लाह जो है लोगों ने गोल्ड मेडल भी लिया, मेरिट भी लिया। तो मैं एक डर निकालना चाहता हूँ कि ये पेपर मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि पेपर मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कल से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कल से मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का जो है वो क्या कहते हैं MSc2 भी पास नहीं हुआ था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका MSc2 के बाद SCS भी पास नहीं हो पा रहा। तो मेरे ख्याल से उनको कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है चीज़ों को। ठीक है, हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट अपना इशू लॉग भी डिस्कस करेंगे, मैं भी अभी कॉमन एरिया से बात करता हूँ। मगर बहरहाल अपने जहन में एक चीज़ निकाल दें कि ये पेपर बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है SCS के बारे में मैं कर दूँ। देखें, SCS जो है ना ये आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, आप 5 पेपर अटेम्प्ट करके भी SCS अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे पास 107 तो क्वालिफाई हुए हैं। ऑलमोस्ट 30+ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ये वो भी हैं हमारे पास जिन्होंने SCS तो पास कर लिया माशाल्लाह। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, पेपर आसान है। SCS पास कर लिया उन्होंने 30+ स्टूडेंट, मजीद हमारे पास पिछले बैच में ऐसे थे कि SCS पास हो गया, मगर वो क्वालिफाई क्यों नहीं हुए, उनका कोई और पेपर रहता है। कोई भी एक पेपर CFAP का या MSA 1 अगर मिसाल के तौर पर पुरानी स्कीम के हैं तो वो रहता है। यानी कि आप ये देख लें कि उन्होंने आखिरी पेपर जो CA का है वो क्वालिफाई कर लिया, वो पास कर लिया। मगर फिर भी उनका कोई CFAP का कोई पेपर अटका हुआ है या MSA 1 अटका हुआ है जिसका पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप प्लीज इसको ध्यान में रखें। और एक चीज है और है कि कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी हमने जो है ना आखिर के 10 दिन तैयारी करने की कोशिश की थी, 15 दिन तैयारी करने की कोशिश की थी। देखें, ऐसा ना करें। मैं नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा जी मेरे पास तो 10 दिन ही होते हैं। भाई 10-15 दिन में कैसे होगा? आपकी पूरी CA की क्वालिफिकेशन, ये पूरा CA का जर्नी है मिसाल के तौर मान लेते हैं। ठीक है, कितने सालों का जर्नी है, आर्टिकल आर्टिकल्स ये वो कैफ, ठीक है, CFAB ये वो। अब आप एंड में आ गए, यहाँ पे आ गए। अब आप मुझे खुद बताएं ईमानदारी से कि आप एंड में आ गए यहाँ। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि एफर्ट थोड़ी और ज्यादा करनी चाहिए या कम करनी चाहिए? यहाँ तो एफर्ट बहुत ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि डोर है, बिल्कुल आप करीब है क्वालिफिकेशन के, क्वालिफिकेशन का डोर आपको सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तो माय पॉइंट इज कि ये ना जुल्म करें। ठीक है, कुछ लोग हमसे शिकवा भी करते हैं, सर फुरकान एग्री करेंगे इस बात से कि जी वो क्या कहते हैं, वो लेक्चर्स ही कभी कभार ज्यादा हो जाते हैं। 150 घंटे हम कहाँ से देंगे सर, अगर टोटल बात की जाए। सर एक यहाँ पे, सर मैं एक चीज बस ऐड कर दूं। ये जो आपने ये जो डोर वाली बात की है इसमें बस छोटा सा फिर आप आगे दीजिएगा इसको।
जो सर ने बहुत जबरदस्त बात की, बड़ा अच्छी एग्जांपल दी है कि डोर मतलब ओपन करना है। तो ऑब्वियसली ये जब हम डिस्कस करेंगे ना इस लास्ट पेपर को लास्ट में रखने की लॉजिक भी यही है कि व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ लाइक मल्टीपल पेपर्स, जिसमें बीएफडी भी है, बीएमबी भी है, टैक्स भी है, एथिक्स भी है, गवर्नेंस भी है, आपको नॉलेज भी है, आप पेपर देते हैं, आपको लिखना भी आ गया है। अब आपकी एक्चुअल स्किल टेस्ट हो रही है कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह बन जाएंगे, तो यू विल हैव द टूल टू कम्युनिकेट एनीवेयर, टू करस्पॉन्ड, टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स। तो बेसिकली ये एक पर्पस भी है सर, बस ये ऐड करना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा इस पे ये नहीं सोचें कि मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, मुझे घंटे ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, मुझे एफर्ट करनी पड़ी। आप ये सोचें पूरे इतने सालों का जो जर्नी था उसको समझे कैश करने का टाइम आ गया है, तो ठीक है, थोड़ा एफर्ट अगर ज़्यादा भी करना पड़ जाए तो क्या बुरा है। और एससीएस के बारे में एक और चीज़ भी है, एससीएस के साथ मुश्किल से मेरे ख्याल से किसी का एक ही पेपर होता होगा ना, क्योंकि 5 पेपरों के बगैर तो लॉक ही नहीं, अनलॉक ही नहीं होता। तो मेरे ख्याल से 2 पेपर तो मैनेज करना वैसे भी ज़्यादा आसान है। और होगा भी ये 6 महीने बाद, ये भी नहीं कि 3 महीने बाद होगा। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पेपर के लिए आप ये नहीं करिएगा जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। जो लोग पास नहीं हो सके ना, उनमें से मेजोरिटी लोग वो हैं, ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक्स नहीं बात करूंगा, जिन्होंने टाइम इतना नहीं दिया इस पेपर का, इंसाफ नहीं किया। और मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, जिन लोगों ने इस पेपर का इंसाफ किया है ना, वो निकाल गए। बल्कि जिन लोगों ने कम इंसाफ किया वो भी निकाल गए। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मैं समझ रहा हूँ, जितना इंसाफ करना चाहिए था नहीं किया, मगर माशाल्लाह वो फिर भी क्वालिफाई हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि यार आप अपने जहन से ये चीज निकाल दें। कोई गलती ऐसी हो रही है, अगर आई कैप को कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भाई, ठीक है ना, आई कैप तो फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों को पास कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने ध्यान में रखना होगा। अच्छा, मेरा नाम सऊद तारिक है जी, 2014 में क्वालिफाई हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह एफसी हो चुका हूँ, ठीक है। कैफ 5, कैफ 7, सी फैप 3, सी फैप 4 बीएफडी अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम से। और एमएसए 2 2021 से सर फुरकान के साथ पढ़ा रहा हूँ जी। थाउजेंड्स ऑफ एलुमनाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए जी। फास्ट फॉरवर्ड बात करेंगे क्योंकि इंट्रो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, एक ओरिएंटेशन सेशन थोड़े दिन पहले, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसका, और पोर्टल पे भी मिल जाएगा, ठीक है जी। मैं एसीसीए भी पढ़ा चुका हूँ, आईसीए में भी पढ़ा रहा हूँ, ओ एन ए लेवल भी मैंने बहुत पढ़ाया है, 9 साल पढ़ाया है, 2015 2005 से लेकर 2014 तक, ठीक है। फिर 2014-15 से मैंने सीए पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब है टीचिंग मैंने, मुझे अगर 2005 से देखा जाए तो 21 ईयर्स प्लस हो गए टीचिंग करते, ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए, ठीक है। मेरी अपनी जो एज है उससे आधी से ज़्यादा एज जो है वो मेरी यहाँ लग गई है। सीए को भी पढ़ाते पढ़ाते मुझे आई थिंक कितना हो गया जी, ठीक है। अच्छा, समझ नहीं आता किस तरह पढ़ना चाहिए आयशा, बिल्कुल इस पे बात करेंगे, ये भी इस पे अगेन सर फुरकान ने कुछ आपके लिए कंटेंट भी रखा हुआ है, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बात करेंगे। सर फुरकान माशाल्लाह सीनियर मैनेजर हैं ऑलमोस्ट बिग 3 फर्म में, टैक्स डिपार्टमेंट देखते हैं माशाल्लाह। और सऊदीया में भी माशाल्लाह काम किया हुआ है सर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ए क्वालिफाइड 2021 में क्वालिफाई हुए हैं, उसके बाद से मेरे साथ माशाल्लाह 2021 से एमएसए 2 पढ़ा रहे हैं मेरे साथ, ठीक है जी। और बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस रखते हैं और फर्म का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि आपको उनके लेक्चर्स में नज़र भी आएगा। अच्छा, मैं कुछ बात कर लेता हूँ कॉमन मिस्टेक्स पे, ठीक है जी। ये हमारी कुछ बातें हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, देखें प्लीज, एक जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी हम पास नहीं हो सके, ठीक है, एक इसमें जो मुझे नज़र आ रही है मिस्टेक, वो ये कि लैक ऑफ रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। एक रीजन मुझे ये नजर आता है कि आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को सही तरह रिवाइज नहीं किया, यानी कि बीएफडी का कोई एरिया सही तरह रिवाइज नहीं था। जैसे कुछ अटेम्प्ट पहले 2000 आई थिंक 26 में नहीं, 2025 दिसंबर में एपीवी आ गया था, एमएसए 2 की बात कर रहा हूँ। तो एपीवी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बीएफडी का एरिया है, मगर मसला ये बीएफडी पास भी होता है लोगों का, उस वक्त तो एमएसए 2 के लिए बीएफडी पास करना कंडीशन था। मगर हमने देखा कि कुछ लोग रिवाइज ही नहीं करके गए उसको। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसी इतना, आप बिग डेटा का सवाल आ जाए, एचआर का सवाल आ जाए, बीएम एरिया की बात करो, सीओसीजी का सवाल आ जाए, या टैक्स का सवाल आ जाए, तो पहले तो आपने अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं सीफेट में, बीएफडी के अंदर सारी बातें हो चुकी है। मैं आपको सीरियस मसला बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एमएसए 2 की वर्कबुक जो कि आईकैप का वॉल्यूम 3 है, जो एमएसए 2 की वर्कबुक को आईकैप ने वॉल्यूम 3 बना दिया, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता। आईकैप ने केस स्टडी के लिए वॉल्यूम 3 में प्रैक्टिस मटेरियल डाला हुआ है सारा। लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस मटेरियल पे चले आते हैं, बोलते हैं नहीं यार बस डायरेक्ट चले जाए, नहीं, ये गलती नहीं करिएगा। एक मसला ये बहुत बड़ा देखा गया कि कॉन्सेप्ट जो है वो लोग लैक कर रहे होते हैं, रिवाइज नहीं हुए होते लोगों के, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है। सरकार से बात भी करेंगे, जार्गन्स होते हैं हर चीज के, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जार्गन्स होते हैं ड्राफ्टिंग में, स्पेशली बीएम एरिया में, तो वो यूज ही नहीं हो रहे होते, ठीक है। खैर, अच्छा, दूसरा एक बहुत हमने जो मसला देखा है वो ये देखा है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, ये अगेन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन टॉपिक में भी है, इसमें भी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए अगेन हमारे पास कंटेंट क्या क्या है। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कंटेंट 3 है। एक आईकेप की वर्कबुक है जिसको हम V3 कहते हैं, वॉल्यूम 3 कहते हैं।
ठीक है, जिसका लेवल काफी लो है मैं समझता हूँ। मगर ये बहुत सारे बच्चे इसको बेस बना के भी पास कर गए इस बार, माशाल्लाह अच्छी बात है। मगर आगे हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा बच्चों के पास आई से डब्ल्यू का कंटेंट होता है, ठीक है, जो कि एम एस टू के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसका लेवल काफी माशाल्लाह अच्छा है। ठीक है जी, काफी अच्छा है। और एक है एम एस टू के पास पेपर्स। इवन तो वी3 में भी कुछ पास पेपर है, मगर कुछ रीसेंट पास पेपर जो है वो आप एम एस टू के फॉलो कर सकते हैं। ये तीन एरिया हैं। अच्छा, एक और भी कंटेंट है सर फुरकान ने आइडेंटिफाई किया था, उससे हमने एक आध केस स्टडी देखा भी था, बल्कि आई कैप का जो केस स्टडी आया था, अल्लाह माफ करे, कुछ मिलता जुलता वहां से आ भी गया था, सिमा। सिमा। मगर सिमा का मसला ये है कि सिमा का जो वो है ना, बहुत 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 बड़ा केस स्टडी आता है, बहुत डिफिकल्ट आता है। हम वो डिफिकल्टी लेवल एक्सपेक्ट कर नहीं रहे, हमने फिर भी एक करा दिया था क्लास में सवाल सिमा का केस स्टडी का। बहुत सेशन लगे थे सर फुरकान के भी और मेरे भी। मगर बहरहाल हमारे पोर्टल पे भी मौजूद है, जो लोग हमसे लेक्चर लेंगे उनको नजर आ जाएगा। मगर कहने का मतलब है कि सिमा आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा आपके लिए रेलिवेंट होगा। और एक और चीज है एसीसीए का एसबीएल। मगर एसबीएल का मसला ये है कि एसबीएल भी आपको देखना पड़ेगा कौन सा आपके लिए रेलिवेंट है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है, पूरा रेलिवेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा लाइबा आपने कि वो भी है एसबीएल, मगर एसबीएल में ना कुछ दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं पूछी जाती। ठीक है। तो मेरे ख्याल से एसबीएल लिमिटेड है, उसके लिए थोड़ी सी आपको ज्यादा छानबीन करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू आईसीडब्ल्यू, एज कम्पेयर टू जिसे कहते हैं एमएससी टू पास पेपर। अच्छा अजीम, आपका क्या सवाल है? एमएससी पास नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ, टेंशन की बात नहीं है। देखें, अभी हम बात करेंगे कि जो हुआ सो हुआ, आगे की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और जो मैंने नोट किया सबसे बड़ा मसला, कि लोग कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, मगर एक मसला ये होता है मिस्टेक लॉग नहीं बनाते। अच्छा एक बात ये बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिस्टेक लॉग बनाना शुरू कर दिया है? मिस्टेक लॉग समझते हैं? मिस्टेक लॉग का मतलब ये होता है कि जब मिसाल के तौर पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सही है, पहले आपने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, फिर अपने सॉल्यूशन को, अपने आंसर को सजेस्टेड आंसर से मैच करके जो उसके मिसिंग पॉइंट्स हैं उसको कहीं डिफरेंट कलर से नोट कर लिया, डिफरेंट कलर टाइप कर लिया, डिफरेंट फॉन्ट कलर से जो है ना आपने डॉक्यूमेंट कर लिया मिसिंग पॉइंट या गलत पॉइंट्स को, जो आपकी गलतियां आई हैं उनको कहीं नोट कर लिया। क्या आप गलतियां नोट करते हैं? जवाब दें। नहीं, मिस्टेक लॉग यानी कि जो सवाल आपने किया उसमें कितनी मिस्टेक्स थी, या कितने मिसिंग पॉइंट है, या कितनी गलतियां थी। कितने लोग मिस्टेक लॉग बनाते हैं? जो लोग बनाते हैं वो यस कहते हैं, जो लोग नहीं बनाते वो नो कहते हैं। माशाल्लाह काफी लोग लाइव में आए, मुझे पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रहा, आप लोगों का भी आना चाहिए। ठीक है, लाइबा कह रहे हैं बनाया था, बिलाल कह रहे हैं नहीं बनाया था, मुस्तफ़ा कह रहे हैं नहीं बनाया था, फातिमा कह रहे हैं नो सर, तहा कह रहे हैं नो, वजहत हुसैन नो कह रहे हैं, असदुल्ला यस कह रहे हैं, आमना नो कह रहे हैं, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं करा, शॉर्ट ऑफ टाइम था, सहील नो कह रहे हैं, डायरेक्टली वजहत नो कह रहे हैं, डॉट लिखा हुआ है ये भी नो कह रहे हैं, अहमद रजा ने बनाया था जी, बहुत अच्छी बात है, तहा आईफोन ने नहीं बनाया था, मोहम्मद इकबाल ने नहीं बनाया था, ठीक है जी, अंसर ने नहीं बनाया, अटेम्प्टेड एससीएस नहीं किया। हाँ, बीएफडी में भी बनाया हो तो कोई बात नहीं, जिन्होंने बीएफडी में बनाया था उनको वही जो पता है, मेरी बातें सही है, यहाँ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकिन दूसरे पेपर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है मुस्तफ़ा, यही बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग बाकी पेपर में भी करें, बाकी सब्जेक्ट में बनाते हैं, जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। तो एक चीज अब आज यहाँ पे ध्यान में रख लें, मिस्टेक लॉग लोग नहीं बनाते तो फिर वहां पे उनको पता ही नहीं चलता किस तरह की मिस्टेक्स आती हैं। तीन तरह की मिस्टेक्स हमने नोट किया है यूजुअली आती हैं। या तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आती हैं, लोग इस पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, एससीएस की बात कर रहा हूँ। या फिर रीडिंग मिस्टेक आती है कि आपने रीडिंग गलत कर ली, कॉन्सेप्ट तो था मगर रीडिंग मिस्टेक आ गई। ठीक है। या फिर ये हुआ कि आपने जो है ना, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास था, रीडिंग भी कर ली थी, अंडरस्टैंडिंग इशू आ गया, यानी कि आप मतलब नहीं समझ सके, उस लाइन का मतलब आपने गलत समझ लिया, इसकी वजह से सवाल गलत हो गया। रीडिंग हो गई थी, आपने डॉक्यूमेंट भी कर लिया था, आपने इसको देख भी लिया था, हाईलाइट भी किया था, अंडरलाइन भी किया था, मगर वहां गलत मॉडल लग गया, वहां पे गलत कॉन्सेप्ट लग गया, ये भी एक मसला आता है। तो आप फिर क्या करते हो, मिस्टेक्स आती है तो आप देखते हो करना क्या है। अगर कॉन्सेप्चुअल मसला होता है तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे वापस जाके रिवीजन करते हो। ठीक है, ये बात मैंने आगे कह के किसी स्लाइड में डिस्कस भी की हुई है। ठीक है जी। और अगर मिसाल के तौर पे आपका रीडिंग का मसला है तो रीडिंग को आप और अच्छा करेंगे, सर फुरकान से बात करेंगे, रीडिंग की आदत डालनी होती है, आदत डालनी होती है। हमें आदत नहीं है रीडिंग करने की, हम थ्योरी से जान छुड़ाते हैं, हमें थ्योरी बुरी लगती है, हमारी थ्योरी में दिल नहीं लगता है। बीएफडी में मैं ये बात बहुत ज्यादा करता था बच्चों से, थ्योरी करो थ्योरी करो थ्योरी करो, आ भी जाती है थ्योरी, कभी कभी 40 40 मार्क की भी बीएफडी में आ चुकी है थ्योरी। ठीक है ना। और यहाँ भी मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं यार, अब यहाँ तो पेपर ही थ्योरेटिकल है, बीएफडी भी थ्योरेटिकल एंगल से पूछा जाता है, तो आई डोंट थिंक कि आप इसमें यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बीएफडी आपने अगर मुझसे नहीं पढ़ा हुआ मिसाल के तौर पे, तो आप केस स्टडी मुझसे पढ़ सकते हैं, या बीएफडी अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो आप केस स्टडी किसी और से पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि केस स्टडी के अंदर बीएफडी की एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन आती है। देखिए हमारा काम, मैं आपको अगर आपको बीएफडी के लेक्चर्स नहीं दूंगा, एससीएस में पोर्टल मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा, सही है इंशाल्लाह अगर टाइम बचता है, तो उसमें हम ये करते हैं कि जो
जो बीएफडी के लेक्चर है वो तो ऑप्शनल में डाल देते हैं, कोर बीएफडी के लेक्चर्स के भाई अगर किसी को कोर बीएफडी रिवाइज करनी है तो वो खुद कर ले या फिर हमारे लेक्चर लिमिटेड देख ले। मैं उसमें क्या कराता हूँ कि बीएफडी एरिया से रिलेटेड है, फॉरेक्स से रिलेटेड, एबीवी से रिलेटेड, लीजा बोरो से रिलेटेड, मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड, सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, इन सारे बीएफडी के टॉपिक से रिलेटेड आईसीडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू के पास पेपर कराता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात समझिए ना, डीके, एमएसडब्ल्यू और आईसीडब्ल्यू का मैं कंटेंट कराता हूँ। ठीक है, बीएफडी, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो आप मतलब अगर आपने मिसाल के तौर पे जो है वो एडवांस काम करना है तो वो तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, ऑटोमेटिकली वाइज हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। एक ये मिस्टेक होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मैंने नोट किया है वो ये कि इसको लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। कोई ऐसा बच्चा है, हमें से मैं नाम नहीं लूंगा इस बार आप लोगों का, जिसने एस सी एस अटेम्प्ट किया था पिछले अटेम्प्ट में, और उसका कोई और पेपर भी था, एस सी एस प्लस एनी एनी अदर पेपर, ये एस सी एस प्लस टू पेपर तो नहीं हो सकते। कोई है में से आज की लाइव क्लास में, चैट में मुझे बताएं, नाम नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, एस सी एस प्लस एस पी एम था, और कोई है? एस सी एस प्लस एस पी एम तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। कौन कौन से पेपर थे? एस सी एस एम एस ए वन था, लॉ और एस सी एस था, ये आया ना कॉम्बिनेशन। एस सी एस एम एस ए वन, एस सी एस एम एस ए वन लॉ, आई डोंट नो ये आईकेप ने आपको तीन पेपर कैसे अलाउ कर दिए। अच्छा, एम एस ए वन की वजह से किए थे। तो आप मुझे बताएं ईमानदारी से, जिन लोगों ने मुझे बोला है, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने चैट में मुझे बताया है, इनके एक से ज़्यादा थे, सस्टेनेबिलिटी भी था किसी का। ठीक है, एस सी एस एम एस ए वन लॉ वाले दो तीन लोग आ गए। ठीक है, और एस सी एस प्लस एस आर ए, ओ हो, एस सी एस प्लस टैक्स। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, क्या एस सी एस प्रायोरिटी था या दूसरा पेपर प्रायोरिटी था आपका? ये भी मुझे कंफर्म करें। एस सी एस प्रायोरिटी था या दूसरा पेपर प्रायोरिटी था? कुछ लोग कह रहे हैं दूसरा पेपर प्रायोरिटी था, कुछ लोग कह रहे हैं एस सी एस प्रायोरिटी था, और फिफ्टी फिफ्टी चल रहा है, फिफ्टी फिफ्टी चल रहा है। सस्टेनेबिलिटी था प्रायोरिटी, टैक्स था प्रायोरिटी, दूसरे एग्जाम प्रायोरिटी थे, नहीं एस सी एस प्रायोरिटी था। अच्छा, अब ये भी एक मसला है कि यार एस सी एस की ना लोग जो एंड में ड्राफ्टिंग और वो सब चीज़ें करनी होती है ना, वो नहीं करते। एस सी एस को ज़्यादा सीरियस कब लेते हैं? जब प्री सीन आ जाता है, प्री सीन आ गया चलो जी अब एस सी एस को देख लेते हैं, ऐसा नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा सारी चीज़ें करके जाएं। ठीक है जी। अच्छा, तो आप मिस्टेक लॉक जरूर बनाएं। ठीक है, और मैं सोचता हूँ मिस्टेक लॉक के बगैर कोई काम आपका जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं देखूंगा, अली आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है, मुझे कंफर्म करें किस नाम से ज्वाइन किया हुआ है, मुझे चैट में बताएं ज़रा। सैयद मोहम्मद अली के नाम से किया हुआ है, सही है। एक मिनट, अली अब देखें अनम्यूट हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको यार, माशाल्लाह आपने जो है ना गोल्ड मेडल अचीव किया। इशू लॉक, मिस्टेक लॉक का जिक्र हो रहा था तो मुझे अचानक आपका ख्याल आ गया कि आपने जो है वो माशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं एक मिस्टेक लॉक बनाया था, बड़ा ज़बरदस्त सा। तो मुझे थोड़ा सा आप यहाँ पे एक अप्रोच भी बता दें, और अगर आपका मिस्टेक लॉक है अवेलेबल तो मैं चाहूँगा वो ज़रा क्या कहते हैं हमें दिखा भी दें। जी सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया और बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, गोल्ड मेडल क्रेडिट आपको भी जाता है, सर फुरकान को भी जाता है। आप लोगों की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी और सब कुछ था, देखो स्पॉट ऑन, और बहुत ज़्यादा जो है उसने हेल्प किया था। रिगार्डिंग मिस्टेक लोग, यस जो है मैंने एम एस सी टू की जो वर्कबुक होती है कि स्टडी का वॉल्यूम 3 जो है बेसिकली, वो मैंने पूरा सोल्व किया था कम्प्लीटली ना। और हर सवाल मैंने खुद से सॉल्व किया था, बिना किसी लेक्चर या बिना किसी टीचर के पहले गाइडेंस के ना। तो उससे ऐसा हुआ कि बहुत सारी मिस्टेक्स आई थी बिल्कुल, और कुछ ऐसे सवाल आते जो बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं हुए थे, तो उनका मैंने साथ साथ डॉक्यूमेंट करा था। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ जैसा आपने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, आप देखें आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है। देखें यार, एक चीज़ समझें, मैं जितनी बात कर लूँ, मैं तो टीचर हूँ ना, तो मैंने तो कर रहा हूँ ठीक है, मगर एक स्टूडेंट जो खुद माशाल्लाह पास कर गया है, और पास नहीं किया गया माशाल्लाह, इसने जो है ना पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, गोल्ड मेडल लिया है, तो इसकी बात में तो देखा बिल्कुल वजन होगा ना। अब आपको ये डॉक्यूमेंट अपना दिखा रहे हैं, इनसे हमारी जब मुलाकात हुई फ्राइडे को, हमने इनको बुलाया और इनके साथ सेलिब्रेट किया,
तो इन्होंने वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, जिसकी वजह से हमने इनको आज इनवाइट भी किया और हमने इनको कहा है कि आज आप बच्चों को बताएं कि किस तरीके से लेके चलना चाहिए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बताई कि इस मिस्टेक लॉक। अब आप देखें इन्होंने ये क्या किया है। जी अली। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया था फ्राइडे को आपसे मिलके। फर्स्ट टाइम आई वाज मीटिंग यू, बिकॉज ऑनलाइन कैसे मौका नहीं मिलता आपसे मिलने का। थैंक यू। अच्छा, रिगार्डिंग मिस्टेक लोग, सर बिल्कुल जो है मिस्टेक लोग मेंटेन किया था, और तमाम क्वेश्चन जो भी सॉल्व किए थे उसमें ऐसे सॉल्व करके फिर रेड से जो मिस्टेक्स थी वो हाईलाइट कर दी, या ये मैंने एडजस्टमेंट नहीं ली हुई, और साथ मेंशन कर दिया था कि ये इशू इसमें आए थे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, स्पेसिफिकली मैंने MSc2 की वर्कबुक सॉल्व करी थी, बिकॉज ACC ICA में आप और सर फुरकान लेक्चर में कवर करा रहे थे, तो मैंने उसको रेदर देन कि उसी को मैं वापस से करता सॉल्व खुद से, क्योंकि उसका एक आइडिया पहले से मुझे मिला हुआ था आपके लेक्चर देख के। तो मैं जो सवाल बिल्कुल मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू थे उनको मैंने सॉल्व किया था, और ऐसे हर क्वेश्चन के साथ साथ उसके जो भी उसमें मिस्टेक्स आ रही थी वो साथ साथ मैं लिख रहा था ना। अच्छा, तो इसमें ऐसे ये भी होता है कि कुछ ऐसे सवाल हम अटैम्प्ट करते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आते, लाइक उसको पता ही नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करे, और जो हम सॉल्व कर भी होते हैं तो बिल्कुल ही कोई गलत जवाब लिखते हैं। तो ऐसे सवाल के लिए मैंने क्या किया था कि उनका जवाब पढ़ पढ़ के फिर से पूरा ड्राफ्ट किया था। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूँ आपको। तो रेड से जो आपने लिखा हुआ है ये आपका मिस्टेक लॉग है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो रेड से लिखा हुआ है आपका। ऐसे ही कोई। अच्छा, ये जी मिस्टेक लॉग आप कब बनाते थे? सवाल पढ़ते पढ़ते ही बना लिया करते थे, या जब जहाँ फंसते थे वहां बना लिया करते थे, या पहले अपने आप को पूरा टाइम देते थे, पूरा क्वेश्चन एंड तक लेके जाते थे नहीं फिर? सर, पहले पूरा सवाल खुद से सॉल्व करता था टाइम लगा के, उसके बाद सवाल को आंसर से कंपेयर करके चेक करता था। उसमें जो फिर डिस्क्रिपेंसीज आती थी या जो है आपके इश्यूज आते थे वो जो है मैं उसको सारा डॉक्यूमेंट करता था। तो और ये ये बिल्कुल बड़ी डूइंग इंपॉर्टेंट बात द आपने बोली कि अगर कोई सवाल नहीं समझ आ रहा और अगर बिल्कुल ही गलत हो गया और उसमें मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हैं, रेड ही रेड है, रेड ही रेड है, तो आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के बाद उसको वापस से अटेम्प्ट भी करते थे, ऐसा ही है? जी ऐसे ही, जैसे कि एक सवाल मैंने अटेम्प्ट किया था, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली, और वो हम्म। बिल्कुल ही सर के ऊपर से गुजर रहा था, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है इसमें। तो उसको पूरा पूरा खुद आंसर पढ़ के फिर उसको शॉर्ट पॉइंट्स लिख रहा था कि इस सवाल में ये बात हुई है, तो इसी से पूरा वो सवाल ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, और खुद से वापस से सर आप रीड्राफ्ट करके, रेदर देन कि मैं सिर्फ सवाल का सोल्यूशन पढ़ता। सर आप इजाजत दे तो मैं एक दो जरा जी स्पेसिफिक बिल्कुल बिल्कुल सर, क्वेरीज कर लूँ। प्लीज। जी जी। अली, सबसे पहले बहुत ज्यादा शुक्रिया यार, आपने अपने अपने कीमती वक्त में से, और खास तौर पे अभी तो सेलिब्रेशंस वगैरह सब होंगी। यू वर हैव डिस्टिंक्ट पोजीशन थ्रू आउट पाकिस्तान, तो बहुत जबरदस्त फीलिंग होगी। मुझे ना दो तीन चीजें उस दिन भी हमारी डिस्कशन हुई थी, तो वो जरा पॉइंट आउट करने। देखे सर ने जैसे कहा ना कि एज अ टीचर हम बताते हैं, और वो एक अलग बात होती है, और जब आपने खुद उसको किया है, उसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहता रहता हूँ, ये रीडिंग की आदत, लाइक इंटरेक्शन विद दैट कंटेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मैं थ्रू आउट द सेशन हम लोग ये कहते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि नहीं यार बस फटाफट रीड किया और आंसर ज्यादा से ज्यादा कर लिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लिए, या क्वालिटी आप उसके साथ इंटरेक्ट करें जिस तरह आपने माशाल्लाह किया हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, आई वुड से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने का इतना फ़ायदा नहीं है। बेटर ये है कि आप कुछ चंद सवाल सॉल्व करें, बट इन अ क्वालिटी वे सॉल्व करें, उसको प्रॉपर्ली ग्रेस्प करें, और उसको समझ के जो है उसको अपने ड्राफ्ट रहे कि उसमें क्या मिस्टेक वो रिपीट ना हो। बिकॉज केस स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है केस स्टडी के अंदर, के सवाल को पिक करना होता है। अगर हम 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे इन प्रैक्टिस, तो 101 क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। सो रीडिंग बहुत स्लोली करनी चाहिए, और मैंने एटलीस्ट एब्जॉर्ब करके हर पूरे जॉब को एब्जॉर्ब करके अपने पास वापस से ड्राफ्ट किए थे, ताकि जो कल अच्छा, को कोई क्वेश्चन मेरे पास आए बिल्कुल न्यू, तो उसको मैं अटेम्प्ट कर सकूं। एक दो चीजें और मैं स्पेसिफिक करूंगा, फिर बस आप अपने अप्रोच भी बताइएगा ओवरऑल। नंबर वन, एक तो बात ये है कि आपने जैसे रीडिंग का जिक्र किया, और आपने मतलब हम देखा होगा कि हम लोग भी इसी तरीके से कह रहे होते हैं कि यार राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत बाद में आती है। लाइक आप राइटिंग प्रैक्टिस तो जब करेंगे जब आपके जहन में आइडियाज होंगे, जब आप सोच पा रहे होंगे। तो ये जो बिल्डअप अप्रोच है कि भाई सबसे पहले, जैसे सर ने बहुत राइटली बताया कि रीडिंग पे बार बार एक्सरसाइज, सॉरी मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये इसको थोड़ा सा इस पे और हाईलाइट करें कि रीडिंग ना सिर्फ करनी है बल्कि इसकी आदत होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है ना कि आपको आदत होगी तो आप एग्जाम में उसको अप्रोच करोगे, और जो आपका केस स्टडी आएगा उसको अप्रोच करोगे। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, ये जो लास्ट मंथ में जब हमारे पास केस स्टडी आ जाती है, उसको किस तरीके से, लाइक वेरिएंट्स जिस तरह शेयर किए गए और वो सारी चीजें, कि वो आपने किस तरीके से अप्रोच किया था, ये दो चीजें प्लीज सिर्फ आप हाईलाइट कर दें। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रीडिंग की बात करूँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीडिंग जो है बहुत नेसेसरी होती है हमारे लिए, और स्पेशली जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पास तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके इम्प्रूव होने चाहिए, उन पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए,
और उसकी जो है रीडिंग आपकी जो है वो, और उसकी जितनी भी लर्निंग एस्पेक्ट आपने कवर कर ली हो, तभी आप क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, वरना आप अपना इफेक्टिवली टाइम वेस्ट कर रहे होगे अगर आपको कॉन्सेप्ट या कोर कॉन्सेप्ट से आपको नहीं आते। मैंने भी पहले एसपीएम के एक्चुअली फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ एसपीएम ही पढ़ा था, उसके बाद मैंने चंद वीक्स बीएफडी में लगाए थे, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन क्वेश्चन पे स्टार्ट करना, वो भी मेरी अप्रोच नहीं थी बिल्कुल भी ना। अच्छा, रिगार्डिंग चलिए। द सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका प्रीसिंग के हवाले से था, सर जी प्रीसिंग के जो था, मुझे एक मेरे दिमाग में एक ये सोच थी कि अगर प्रीसिंग को मैं स्टार्टिंग से देख लूँगा, क्योंकि 1 मंथ पहले आते हैं, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, मैं बाकी जो कॉन्सेप्ट कवर नहीं करूँगा, सिर्फ उन कॉन्सेप्ट की तरफ माइल हो जाऊँगा जो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस है, जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, टेस्ट होने की ना। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शुरू के 10 दिन तो मैंने प्रीसिंग को बिल्कुल इग्नोर किया था, जैसे कि आया ही नहीं है, और मैं अपनी ही प्रैक्टिस कर रहा था, जो मैं एसपीएम की बुक से, आपके नोट्स से, और डिफरेंट जो भी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल था किस तरीके का, उससे मैं प्रैक्टिस कर रहा था। वंस द प्रीसिंग केम, प्रीसिंग को पहले खुद से पढ़ा, खुद से पहले उसके नोट्स बनाए, फिर आपका आई गेस 1 आवर 1.5 आवर का एक रिकॉर्ड लेक्चर था, जिसमें प्रीसिंग को पूरा ब्रेक किया था। पहले खुद से पढ़ के उसको ब्रेक किया, फिर आपका लेक्चर देखा, उसको फिर उसमें पॉइंट्स फिर बनाए, पीसिंग को समझा, सुकून से उसको मैंने पूरा ग्रेस्प कर लिया। फिर जो आपके वेरिएंट्स थे, वो तीनों वेरिएंट सॉल्व किए अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आपको मैंने उस दिन फ्राइडे को बताया भी था कि शुरू के वेरिएंट्स तो बिल्कुल ही सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, बहुत मुश्किल लगे वो, और हल्के हल्के बिल्कुल टाइम से मेंटेन करके उसको सॉल्व किया। और मैं एटलीस्ट यही समझता हूँ कि जो वेरिएंट्स थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज पीसी हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, बट एट द टाइम ऑफ पेपर जो है हमें बिल्कुल उसकी चीज़ें, उसके पॉइंट्स याद नहीं आ रहे होते, और हम जितनी बुक्स लेके जा रहे हैं पेपर्स के अंदर, इंक्लूडिंग पीसी, वो खोलने का टाइम भी नहीं मिलता। मेरे साथ टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी ना, उसको ओपन करना, बुक्स को उनको जो है रिव्यू करने। सो दैट वाज अबाउट मैसेज जो आपने अच्छा मैं चांस से, आई होप अच्छा इट अच्छा सर अच्छा जी जी बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं जरा दो तीन बातें बस समराइज कर दूं और ये कंफर्म भी कर देंगे, इनकी बातों से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक दो चीजें और भी सामने आई जो हम लाइक कहते भी रहते हैं, और वो ये कि एग्जाम में देखें खोलना नहीं है कोई भी मटेरियल। हम्म, क्या ख्याल है इस पर आपका? बिल्कुल। मतलब आपकी तो बेस्ट अप्रोच ये होनी चाहिए हम सबकी कि हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता कि आप उसको रीड भी करो। और दो चीजें मुझे जो इनके नजर आई वो मैं आपको जरूर एम्फोसाइज करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि अभी सर ने सवाल किया था कि देखें कुछ पेपर, और अभी उन्होंने खुद दो वेरिएंट्स हमने शेयर किए तो उसके बारे में खुद कहा कि बहुत मुश्किल था, इसका मतलब वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सब लोगों को समझनी है कि ये जरूरी नहीं है कि भाई 100% आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, जो आपके पास प्रैक्टिस कर रहे हो आप 100% कर लोगे। जरूरी ये है कि आपने 100% अपना टाइम जरूर देना है उस चीज को, चाहे आपसे हो रहा है नहीं हो रहा। क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो मुझे नजर आया, आपने खुद दो तीन जगहों पे कहा कि वेरिएंट्स मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे और इससे पहले भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये मैं बस एम्फोसाइज करना चाहूंगा सर, दो अच्छा तीन अली, चीजें बस ये ये थी। डॉक्यूमेंट जो सर का था ये कितना काम आया? ये जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, ये वाला डॉक्यूमेंट जो क्रैकिंग द प्री सीन था, ये कुछ इससे फायदा हुआ था? एक मिनट, मेरे ख्याल से अली म्यूट हो गए। अली। नेट आई का थिंक नेट नेट का कोई इशू है। हम इन द एक मीनवाइल एक उनको ले मिनट। लेते हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक, हाँ वो कह रहे हैं कि वो डिस्कनेक्ट होगा। मैं खुद में वो कर देता हूँ अभी। नेट का कोई इशू है, या ऐसा भी हो सकता है कि अली अनम्यूट ना हो पा रहे हो। एक मिनट रुकिएगा, हाँ वो यही मसला आ रहा है कुछ टेक्निकल। मैं चेक करता हूँ कि क्यों मसला आ रहा है। वो नेट शायद आके ऊपर नीचे हुआ था इनका शायद। जी अली चेक करें ज़रा प्लीज़, अनम्यूट हो गया अली, देखते हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आपकी आवाज आ रही है, मेरे ख्याल में अली को मैंने मैसेज भी कर दिया है। अच्छा चलें। अच्छा तो मेरे ख्याल इन से द आई थिंक उन्होंने बड़ा राइटली सेड, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि आपका आखिर का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये कि आपको पता हो कि यार आप क्या कर रहे हो। क्वांटिटेटिव से ज़्यादा क्वालिटेटिव आपका जो है वो ज़रूरी है।
क्या कहते सर हैं। एक चीज मैं और ऐड कर दूं बस यहाँ पर ना, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि सेल्फ स्टडी करने वाले भी जो लोग हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखें ये जो सर ने बिल्कुल सही कहा, क्वालिटेटिव, यानी कि आपके पास देखें मटेरियल बहुत है। अब सर आपको याद होगा जब हम वेरिएंट शेयर किया करते थे तो लाइक कितना मटेरियल था अवेलेबल ऑलरेडी, और बहुत सारी चीजें शेयर हो रही थी। उस वक्त भी हमारा इंस्टांस यही था और आज भी है। मैं तो बल्कि एक स्टूडेंट के साथ डिस्कस हुआ था तो मैंने कहा था कि देखें कार इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया ना, तो आप एक काम करें, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो सुनील मंच ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया हुआ था कि सीईओ, अगर किसी को पता हो तो वो बेसिकली उनका एक पार्क सुजुकी या क्या कहते हैं उनके साथ वो होता है, तो वो मुख्तलिफ सीईओ के साथ मिले। मैंने बोला आप एक काम करें, क्योंकि पार्क सुजुकी वो बहुत सारे वहां पे था, तो हमने कहा कि आप उनका भी देख लें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए हर चीज ग्रास नहीं हो सकती, आपको टारगेटेड वे में ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, और ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं देखना है। हर चीज कवर नहीं की जा अच्छा जी, सकती, तो सर ने बिल्कुल सही कहा जी। बिल्कुल। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं जो जिन्होंने मेरिट स्कोर किया था, माशाल्लाह। मैं चाहूँगा इब्राहिम, जस्ट 2-3 मिनट्स फास्ट फॉरवर्ड, आप ज़रा अप्रोच बता दें हमारे स्टूडेंट्स को कि क्या अप्रोच आपने फॉलो की थी और किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा काम किया था, प्लीज़ क्विकली क्विकली, फिर जी हम अस्सलाम वालेकुम। होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जी वालेकुम बहुत सर आप। सलाम। बहुत मुबारक हो। इब्राहिम के बारे में थोड़ी फनी सा सिनेरियो था, आई डोंट नो हमें बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, कि इब्राहिम को शायद पता नहीं था कि उनका मेरिट है। फिर हमने जब उनको कॉल की, मैं और सरफरान साथ थे इत्तेफाक से रात में, जब वो सैयद मोहम्मद अली के साथ हम बैठे थे, पूरा दिन गुजर गया था पूरा दिन गुजर गया था, तो हमने कहा यार जरा कॉल करते हैं। हमें भी बहुत बाद में पता चला था जब हमने खुद लिस्ट देखी, हमने बहुत लिस्ट देखी, लेट लिस्ट देखी, क्योंकि एक बार आई कैप ने चेंज किया सिस्टम। तो इब्राहिम ने कहा नहीं मेरा कोई मेरिट नहीं है, मैंने इनसे सीआरए नंबर कंफर्म किया, इनसे फादर नेम कंफर्म किया, उन्होंने कहा हाँ यार ये तो मेरा ही है। तो फिर जो है पता चला, और बहुत अच्छा लगा, इनका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त था, एंड थिंक इट्स मेमोरेबल, मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश हुए थे फ़ोन पे। एंड जाहिर सी बात है, आपको अचानक पता चल जाए कि आपका प्राइज़ है, तो मतलब ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। खैर, तो इब्राहिम, ओवर टू यू जी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और बिल्कुल सर मुझे पता नहीं था, आपने इन्फॉर्म किया और काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के। बेसिकली मैं यही बताना चाहूँगा कुलीग्स को और अपने स्टूडेंट्स को सबको कि स्टार्ट में जैसे सर ने बताया, सर फुरकान ने, कि हमने थ्योरी पे ग्रिप रखी। पहले एसपीएम को मैंने लेके चला, पूरा एसपीएम पूरा रिवाइज किया, और बीएफडी जो मेरे नोट्स थे, जो मैंने लास्ट पढ़ा था, उसी नोट्स से मैंने रिवाइज किया। और टैक्स और लॉ जैसे सर ने डॉक्यूमेंट शेयर किए थे और उनकी क्लासेस ली। मोटिव मेरा यही था कि मैं जब प्री सीन आ जाए उससे पहले पहले तक मेरा जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए। फिर जैसे ही प्री सीन आया तो बस प्री सीन में यही था कि प्री सीन को जैसे सर फुरकान ने बताया था स्टोरी की तरह पढ़ना है। तो स्टार्ट में यही सर एक फर्स्ट ग्लांस पे पूरी केस स्टडी मैंने पढ़ी, और बाकी लाइव क्लासेस आपकी ली जिसमें आपने पूरी क्रैक करी केस स्टडी को। और ये जो सर आपका 64 पेजेस ये जो मटेरियल है क्रैकिंग, इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी मेरी। इनफैक्ट जो आपके वेरिएंट्स थे वो भी मैंने सारे अटेम्प्ट करे एग्जाम इन्वायरमेंट में। और उसमें से फर्स्ट वेरिएंट में से शायद एक सवाल था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वो एग्जैक्ट आ गया था पेपर में। और टैक्स के जो आपने सर नोट्स कंपाइल किए थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे, और वो भी एग्जैक्ट आ गया था 5 मार्क्स का। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहा ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने शेयर किए थे। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था सर आपसे पढ़ के। अच्छा, ये चीज़ मुझे बताएं ज़रा इब्राहिम, कि आप माशाल्लाह आपने सारी चीज़ें हमारी फॉलो की शुरू से लेके आखिर तक, और ये मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ड्राफ्टिंग में कितना काम किया था, रिटन प्रैक्टिस कितनी की थी। जी रिटन प्रैक्टिस सर मैंने MSc 2 के 5 to 6 अटेम्प्ट्स के कंप्लीट पास पेपर किए थे। ठीक है। और इंडी टॉपिकल वाइज मैंने पास पेपर किए थे जो आपने ICW के और MSc 2 के कराए थे। अ, और सर फुरकान ने जो वेरिएंट शेयर किए थे सर वो किए थे। अच्छा, और एक चीज़, लास्ट चीज़ बस मुझे बता दें बस, कि सर फुरकान से आपने आंसर चेक करे थे, क्योंकि सर फुरकान आंसर चेक करके दे रहे थे, तो आपने कुछ आंसर जी चेक करवाए थे और वो सबमिट सर किए थे। जी वो सर मैं डिले लेट हो गया था, संडे तक लास्ट थी और मैंने मंडे को सबमिट कराया था इसी। ओ अच्छा, और वो चेक नहीं हो सका जी। सही नहीं हो सकता, मगर आपने एक ही सबमिट कराया है। जी एक ही वेरिएंट 2 शायद था जो सर ने बोला था कि जी सबमिट जी करें। सर, वो बेसिकली वो एक वेरिएंट सबमिट करना था, एक हमने लाइव क्लास में करवाया था,
और एक हमने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था, और एक 3 लेवल। और उससे जी पहले भी हमने शायद लोगों को एक आपने अपना एक बहुत मेहनत से प्री सीन बनाया था, मुझे याद है, सर पीआई। वो पीआईए के ऊपर बनाया था। मगर वो फिर आईकैप का प्री सीन आ गया था, तो फिर मेरे ख्याल से उस पर जी, काम नहीं हो सका था। वो खैर हम इंशाल्लाह आने वाले बच्चों ये जो है ना, क्या कहते हैं, बैच इस दफा करवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। ठीक। और सर एक और बात ऐड करूंगा, मैंने मॉडल पेपर भी किया था अटेम्प्ट एग्जाम इन्वायरमेंट में, अच्छा। दोनों जी मॉडल जी। पेपर। वो जो जी हमारे सोल्यूशन मौजूद थे, तो उससे, वो आपने उससे जी जी क्वेश्चन जी कर लिया वही। था। चले मैं भाई। ये कह रहा था कि सर एक सवाल किया फिर आपका लेक्चर देखा, तो उससे काफ़ी हेल्प हो रही थी, इश्यूज पता चल रहे थे मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, फिर उसको कवर किया सर। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा सर यार। एक चीज देखें, एक चीज देखें सर, जो सब लोगों के लिए खुल के आ रही है, बस एक जुमले में बता दूं कि शॉर्टकट नहीं है। मतलब आप दोनों ने दोनों का आप लोगों ने देखा, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप ये देखें, हालांकि इन्होंने एसपीएम पढ़ा हुआ था पहले से, और बहुत सारी चीजें इनको पता थी, लेकिन देखें आप, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले ये दोनों ने यही कहा कि हमने चीजों पे ग्रिप किया, कॉन्सेप्ट करे, उसके बाद जाके फिर हमने चीजें स्टार्ट करी जो केस स्टडी या एमएसए2 की तरफ लेके जाएंगे। जी ठीक हो गया, जबरदस्त। थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यार। एंड आई थिंक ओवर टू अवर मेन सेगमेंट। बस अब मैं यही कहूँगा कि यार एक अप्रोच रिलेटेड बात कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। ठीक है जी, आपको बल्कि ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये सर फुरकान ने बड़े मेहनत से ये स्लाइड बनाई थी। उस पर आ जाते हैं, और फिर सर फुरकान फिर मैं आपको देता हूँ यार, क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हमारा टाइम थोड़ा लिमिटेड है। जी। कहाँ गया जी हमारे पास पावर पॉइंट, ये रहता है। अच्छा बस बात। मैं अगले 15 मिनट्स में इंशाल्लाह जो है ना आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करना है और डिस्कशन इंशाल्लाह। बस मैं बस 5 मिनट्स में आपको देता हूँ बस। हम मेरे असल में जी बीएसडी का सेशन भी है, मुझे 4:20 4:25 तक हमें इसको एंड करना होगा। आई होप इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे। अच्छा, एससीएस का इंट्रोडक्शन के बारे में, जो लोग फर्स्ट टाइम एससीएस दे रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ भैया। एक तो ये कि यार आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है जो आपसे जो है इन गोल्ड मेडलिस्ट और मेरिट होल्डर अफराद ने की हैं, और मैंने भी आपको बताया। ये चीज़ है, मेरे बीएफडी बीएम का वेरियस 40 से 50% है, ये माशाल्लाह सर फुरकान बेहतरीन लेवल पे आपको कराएंगे। ठीक है जी, बीएफडी का एरिया जो है वो मैं आपको करा दूंगा। इसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया भी आप समझ लें, मेरे साथ साथ हो रहा होगा। ठीक है, ये मेरे हाथ में होगा। एथिक्स और जो है टैक्स का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरिया, ये अगेंस्ट सर फुरकान का है। ठीक है जी। और बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएफडी के ही आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे। मगर आप समझे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक। एक टॉपिक ऐसा है वर्किंग कैपिटल, जो आपने बीएफडी पहले था, अब नहीं है। कि एमएफए में जो लोग कैफ 6 पढ़ चुके हैं एमएफए, ठीक है, उन्होंने कभी टॉपिक देखा होगा कभी जिंदगी में, जो कि बीआईए हो गया। खैर, बहरहाल इस टॉपिक को आप सही ना कवर करिएगा, इसकी आपको क्लासेस प्रॉपर लेनी पड़ेंगी, हमारे पोर्टल पे प्रॉपर ये मौजूद है। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उनको सिर्फ रिवाइज करना होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, बाकी एफपीएम नहीं पढ़ा हुआ तो टेंशन ना ले, मैं प्रीवियस वापस जाता हूँ। इसमें जो है ना, हमने अपने लेक्चर्स को बाइफरगेट किया हुआ है 3 हिस्सों में, ऑप्शनल, रिकमेंडेड और मैंडेटरी। तो उस केस में मेरा ये है कि फिर आप ऑप्शनल लेक्चर सारे ले लीजिएगा, सारे ले लीजिएगा। ठीक है ना। 47 पे पेपर रुका है। देखें, आप ये देखें कि पेपर क्यों रुका है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी टीचर की गाइडेंस के साथ साथ लेके चलने की जरूरत है, तो फिर आप क्लासेस ले लें। और आपको लगता है कि नहीं आप खुद कर सकते हैं, तो फिर आप खुद कर लें। अच्छा, जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, बस मैं एक बात उनसे रिलेटेड कर दूं, फिर सर फुरकान आप जो है उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये करना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने चाहिए खुद से, खुद से। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। उसके बाद मैं कहूँगा जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। सही है, पहले आप प्रैक्टिस कर लें V3, जो वॉल्यूम 3 आईकैप का है, जो एमएसडब्ल्यू की वर्कबुक को उन्होंने बनाया है, उसको प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें ICW को, जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ICW का लेवल जो है ना बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा सिमा कर लें, क्योंकि हालांकि सिमा भी केस स्टडी है, मगर सिमा का लेवल बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। ICW का लेवल सीए से ऊपर है, मगर मैं कहूँगा इतना ऊपर नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल पेपर आएगा, तो आपको यहाँ पे इस लेवल पे होना चाहिए। और चौथे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुई है, मिस्टेक लॉग बनाए। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही काम कर रहे होंगे, किसी टीचर चेक नहीं करा रहे होंगे, तो फिर आपको अपने आप को इवेलुएट करना होगा, मिस्टेक्स साथ साथ आइडेंटिफाई करनी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि जो प्री सीन आएगा ना, प्री सीन के बाद जो है ना, वो आप मतलब जिसे कहते हैं ना कि चूंकि आप अगर खुद करो कोई मसला नहीं, आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, उसके अंदर जितने मॉडल्स लग रहे हैं वो आइडेंटिफाई करें। उसके अंदर जितने टैक्स के सेक्शन लग रहे हैं वो आइडेंटिफाई करें। इसके अंदर जितना भी बीएफडी का पॉसिबल एरिया लग रहा है वो आइडेंटिफाई करें। इसके अंदर पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले आप खुद आइडेंटिफाई करें। क्योंकि ये सारे काम ऑब्वियसली टीचर करा रहे होते हैं जब आप कहीं से एडमिशन ले रहे हो, तो बट अगर आप सेल्फ स्टडी पे जा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये सारे काम फिर आपको खुद करने होंगे, और ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जितने भी नोट्स हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे 70 पेज का नोट बनाया, आप अपना नोट बनाए। ठीक है, जितने मॉडल्स लग सकते हैं, पेस्टल लग सकता है, पोर्ट्रेट 5 फोर्सेस लग सकता है, बॉस्टन लग सकता है, वैल्यू चेन लग सकता है, जो भी लग सकता है, एनसॉफ लग सकता है, वो सारा इसमें अप्लाई देख लें। टैक्स के रेलिवेंट सेक्शन देख लें। मैं वापस रिपीट करूंगा, बीएफडी का एरिया कौन कौन सा लग सकता है, टॉपिक कौन से लग सकते हैं।
और मैंने क्या कहा आपको कि BFD एरिया, टेक्स्ट का एरिया हो गया। और हाँ, इसके अपने मॉक्स बन खुद से। ठीक है, जितने पॉसिबल सवाल बनते, जैसे लास्ट टाइम हमारा अल्लाह का शुक्र है वर्किंग कपल एग्जैक्ट लग गया, और बाकी भी थोड़े थोड़े लगे थे। तो ये सारे काम आप करेंगे तो मैं कहूँगा कि कोई मसला नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये था कि यार इसके इंसाफ करें, इस पेपर को 10-15 दिन में कवर करने की कोशिश ना करें यार, इसमें आखिरी पेपर है ये CA का। सही है ना, सौतेला सुलूक इसके साथ हरगिज ना करें। सर फुरकान, ओवर टू यू सर, आप प्लीज़ आपको लेके चलें। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। जी सर। आप सर स्क्रीन शेयर करें। जी सर, मैं शेयर कर देता हूँ। सर हमारे पास 20 मिनट्स हैं, तो बस जी आप। जी सर। चलें जी, अल्लाह ताला के नाम पे शुक्र है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि ज़िदनी इल्मा, 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 रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, देखें, बाकी इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन हमारा जो सेशन होगा इसके बाद, उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे प्रैक्टिकल। आज आप लोगों के ना कुछ चीजें बिल्कुल यानी कि जहन में क्लियर कर देते हैं कि यार देखें, आज अगर मैं स्ट्रेटजिक केस स्टडी पढ़ने बैठा हूँ तो क्या क्या चीजें मेरे जहन में होनी चाहिए। और बेसिकली उस चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजिक केस स्टडी है क्या, या क्यों आया, क्यों ये पेपर, ये क्या है। ठीक है ना। इसको आप समझ लेंगे ना तो बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि रीडिंग की बात हो रही है और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होती है। ये जो पेपर है आप बिल्कुल इसको इसी तरह समझ लें कि फॉर एग्जांपल एक स्टोरी के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, लास्ट ओरिएंटेशन भी मैंने शेयर की थी, अभी भी दोबारा शेयर कर देता हूँ कि इसमें फॉर एग्जाम्पल एक नया सीईओ आया। ठीक है। अभी उसने कंपनी ज्वाइन की, उसको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, उसको इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, उसको और बहुत सारी चीजें नहीं पता। तो उसने क्या किया, आपको एज असिस्टेंट, जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं सीईओ को फॉर एग्जाम्पल, और उसने आपको एज असिस्टेंट कह दिया कि यार आप है ना जरा ये कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी का बैकग्राउंड हो गया, उसकी हिस्ट्री हो गई, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो गए, उसका स्ट्रेटेजिक स्केच हो गया, उसकी फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जेनरिक स्ट्रेटजीज हो गई, उस किस पेस्टल इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, क्या शॉर्ट है, क्या वीकनेसेस है, क्या थ्रेट्स हैं, इसकी वैल्यू चेन क्या है, इसका आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना के दे दो, BCG मैट्रिक्स, ये सब कुछ वो कह रहा है। और उसने कहा कि आप इन्हें पूरी फुल फ्लैश रिपोर्ट मुझे दे दें। वो जो रिपोर्ट थी ना, वो बेसिकली प्री सीन मटेरियल था, यानी प्री एग्जाम मटेरियल था, कि जो आपने उसको रिपोर्ट बना के दी। फिर इसके बाद सीईओ साहब क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज को इंट्रोड्यूस करने की तरफ जाएंगे, और फिर वो इवेलुएट करेंगे, बहुत सारी चीजें पूछ रहे होंगे, बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर रहे होंगे। अगर इन शॉर्ट में कहूँ कि वो जो है ना वो क्वेश्चन पेपर है, यानी वो क्या करेंगे, फिर उसको एनालाइज करके सीईओ साहब आगे आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। और फिर आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है कि यार ये स्ट्रैटेजी है तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, जेनरिक स्ट्रैटेजी अगर कौन सी है वो किस तरीके से अप्लाई करनी है, किस तरीके से अपने BCG मैट्रिक्स के थ्रू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनालाइज करके उसको मैनेज करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है। तो ये जो चीज है, ये रिस्पॉन्ड है, ये आपका आंसर पेपर है। तो ये मैंने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया। तो अब अगर मैं देखूं ना, जो मैंने सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की थी कि भाई शॉर्टकट कुछ नहीं है, देखें सीधी सी बात है। एक बात आप जरा बिल्कुल यानी कि जो कुछ भी आपके जहन में है, इस वक्त आप निकाल दें, और सिर्फ इस तरीके से समझें कि यार रॉ आप गए हैं, ठीक है, और आप स्ट्रेटजी केस स्टडी को समझ रहे हैं। तो आप मुझे एक सीधी सी बात बताएं कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आप कुक भी करते हैं तो उसका एक पूरा सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, उसका एक पूरा, इवन चाय भी हम बनाते हैं तो उसका पूरा सीक्वेंस है, वरना अच्छी नहीं बनती। तो उस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे और सही आंच पर सही चीज को पकाएंगे तो आपके सामने एक जबरदस्त किस्म की चीज आएगी। ये मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये जो पैरामिड है, जिसका ये पूरी स्लाइड हमने पिछली ओरिएंटेशन में बड़ी डिटेल में डिस्कस की है, इवन इंट्रोडक्शन सेशन में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको अगर समराइज कर दूं, टाइम थोड़ा सा कम है, वो ये कि अगर ये पैरामिड अगर आप देखें तो सर ये जो फेज 1 है ये MSA 2 है। इसके बाद अगला जो स्टेप शुरू होता है SCS, यानी फेज 2, जो हमारा आखिरी महीना होता है। आपने पहले ये सारी चीजें करनी है तो फिर आप यहाँ पे सही तरीके से पहुंचेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है कि प्रॉपर सीक्वेंसिंग इसमें फॉलो होगी। तो ये किया फिर इसकी इसकी हेल्प से आपकी अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग की, तो ये सारी चीजें फिर उसी बेसिस पे स्ट्रांग होती चली जाएंगी। फिर आप यहाँ पे फिर यहाँ से चलेंगे। तो ये सारा का सारा आपने स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलना है। जब स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलना है तो आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या हमारे साथ चल रहे हैं, तो आपने उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। हम लोगों को एक बहुत ज्यादा इशू आ रहा होता है, जो सर ने बिल्कुल हाईलाइट भी किया, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आखिरी महीने में पढ़ लेंगे, 2 महीने में पढ़ लेंगे। आपने खुद जिनकी डिस्टिंक्ट यानी कि पोजीशंस आई हैं उनके खुद जबान से आपने सुना कि यार
बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में वो चले। मतलब उनके पास भी ऐसा ही होगा ना। अभी ये इनमें से एक जो थे वो पीडब्ल्यूसी के थे, एक ऑब्वियसली किसी और प्रोफेशनल फर्म में थे, तो वो उनके पास भी टाइम नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, जब ये हमारे पास आए थे ना, तो वो यही कह रहे थे कि सर मेरे पास जो है ना थोड़ा सा टाइम की कमी है, कोई असाइनमेंट चल रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैंने उनको कहा कि चले फिर हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं, हम रात के 9 बजे मिले। तो मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि जाहिर सी बात है उन लोगों के पास भी टाइम नहीं है। टाइम बनाना पड़ता है जब आपको कोई चीज अचीव करनी है। इवन मैं भी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो आप ये चीज खुद देखेंगे कि यार सर सऊद हो गए, हम हो गए, हम रात को नहीं देख रहे होते, रात होती है, सुबह होती है, हमें प्रोफेशनल अपनी चीजों को भी देखना है। और जाहिर सी बात है आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो भी हमें देखना है। तो टाइम अगर आप देखेंगे, थकन को देखेंगे, दिमाग नहीं हो रहा, टाइम नहीं मिल रहा, तो देखें ये चीज आपको तंग करेगी। एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगे तो ही आपकी चीजें आगे रिजॉल्व होंगी। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं। अब बहुत सारे लोग हमारे पास प्राइवेटली भी कमेंट आए, सही है, और आप लोगों की तरफ से भी सर MSA 2 फेल हो गया, स्ट्रेटजी केस स्टडी फेल हो गया, खुदा न खास्ता जो पहली अटेम्प्ट थी। तो अब हम क्या करें? तो मैं कह कह के थक जाता हूँ यार, सबको मैं ये कहता हूँ, और बहुत कम लोगों का एक रिस्पॉन्स आता है। मैं ये कहता हूँ यार सबसे पहले तो आप मुझे कह रहे हो यार मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टेक क्या है मेरी, तो भाई आप पेपर सॉल्व करके दो ना। चलो पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, अभी इस वक्त आपके जहन में कुछ ना कुछ फ्रेश होगा, फ्रेश माइंड के साथ आप बैठे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने तकरीबन 1 1.5 महीने पेपर दिया, तो कुछ ना कुछ आपके जहन में होगा, तो बस आपने थोड़ा सा रिवाइज करना है, फिर आपको याद आती चली जाएंगी यार मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। तो यार चलो पूरा पेपर नहीं दे रहे, एटलीस्ट कोई एक दो क्वेश्चन करके दे दो, ताकि पता तो चले कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। अब वो चीज फॉलो नहीं होती। अब वो क्या करते हैं कि फिर एंड में फिर हमारे पास दोबारा से उसी तरीके से कहा जाता है सर अब तो टाइम बहुत कम रह गया है, अब हम इसको किस तरह आइडियली करें। तो देखें वहां तो फिर बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। तो इसीलिए बिल्कुल स्टार्ट से, अगर 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 आपने चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप बिल्कुल स्टार्ट से, मैं कहता हूँ यार रोज के अगर आपके पास 2 से 3 घंटे वो भी बहुत है। अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, चाहे सेल्फ स्टडी हो या आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, देखें फुल फ्लैश क्वेश्चन करना लग्जरी है, लेकिन आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग का टर्म अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉइन की थी। और उसका मतलब ये है कि यार आपके पास चाहे 1 घंटा भी है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको इंटरेक्ट करना है, आप बोर होते हो, आपको चीजें ना भूल जाती हैं, आप क्या करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में विदाउट एनी इवन कंसर्न के भाई आप उस चीज को रेफर भी करोगे, वो नोट्स नहीं है, आपने विदाउट एनी सेंटेंस अनस्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को लिखना है। जार्गन जो यूज हो रहा है उसको लिखना है, आपकी ऑटोमेटिकली वोकैब बनना शुरू हो जाएगी, बिकॉज राइटिंग हैज इट्स ओन मेमोरी, ये आप बात याद रखिएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। अच्छा जहां तक बात हो गई स्ट्रेटजी केस स्टडी की, तो मैं आपको बता दूं, देखें MSA 2 तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले रीडिंग की आदत हमारी लाइव सेशन पे। अब देखें बहुत सारे लोगों का ये भी आता है, एक तो हम इसको इंशाल्लाह रिवैम्प भी करेंगे जितना हम इनको शॉर्ट कर सकेंगे, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, देखिए कोर्स तो बड़ा है। सीधी सी बात है यार, आप खुद सोचें, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने SPM पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आपको पता है नई स्कीम में SPM भी नहीं है। तो यानी कि आप खुद सोचें कि जिन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल जिनको पेस्टल का पता है, आप खुद सोचें उसको पेस्टल अप्लाई करने में मुश्किल होती है अभी भी, हालांकि पेस्टल का पता है। अब एक बच्चा है जिसने थ्योरी पढ़ी ही नहीं है, तो हम तो उसके लिए भी कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको तो पहले थ्योरी समझानी है, उस थ्योरी को इंडिविजुअली अप्लाई करवाना है। फिर इंडिविजुअली अप्लाई करने के साथ साथ कोई एक चैप्टर जैसे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का पूरा चैप्टर है, अगर उसका उस चैप्टर के से रिलेटेड स्पेसिफिकली उस चैप्टर का पूरा कोई मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए वो अप्लाई करवाना है। और फिर उसके बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसका फिर उसकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल एप्लीकेशन करवाने के साथ फिर हम एंड में पहुंचेंगे कि भाई अब पूरा सिनारियो आ गया उस पेपर से, तो क्या होगा, तो ये MSA 2 है। MSA 2 तक पहुंच गए आखिरी महीने से पहले। इसके बाद जब हमारे पास प्री सीन आएगा वो टोटली एक नया स्किल है कि जिसमें आप MSA 2 तक पहुंच गए हो, अब आपने प्री सीन को एनालाइज करना है, क्योंकि MSA 2 में क्या है आपके पास इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट पेपर आ गया, अब आपने उसको सिर्फ अप्लाई करना है, उसमें नॉलेज बहुत कम दी जाती है, इंफॉर्मेशन बहुत कम दी जाती है। तो आप याद रखिएगा जब इंफॉर्मेशन कम दी जाती है ना, तो आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होता है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है, बहुत कुछ यार प्री सीन में बता दिया, मैंने यहाँ पे देखे फन फैक्ट में भी क्या लिखा है, आंसर इज फार शॉर्टर देन कंटेंट प्रोवाइडेड बाय एग्जामिनर। आई कैप का लास्ट टाइम का तकरीबन 35 to 40 पेजेस का यानी कि कंटेंट था प्री एग्जाम मटेरियल प्लस क्वेश्चन पेपर को मिला के, क्या आंसर इतना बड़ा होता है? नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि फिर वहां पे डिफरेंट स्किल सेट हो जाती है, जहां पे आपने देखे कनेक्शन बिल्ड करना है क्वेश्चन के जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन है उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है जो प्री एग्जाम मटेरियल आपको दिया गया था, और इन दोनों के कनेक्शन के साथ आपने क्वेश्चन को लिंक करना है, फिर आपका एक जबरदस्त आंसर बनेगा।
तो आप खुद सोचें कि ये चीजें क्या अचानक हो जाएंगी? क्या कोई मुझे ये कहेगा कि यार मैं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ये चीज करने बैठूं? तो भाई सबसे पहले जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, प्रैक्टिस सिर्फ राइटिंग की नहीं होती, प्रैक्टिस सोचने की भी होती है, प्रैक्टिस आइडियाज की भी होती है, प्रैक्टिस लिंकिंग की भी होती है, प्रैक्टिस थ्योरी के साथ इंटरेक्ट करने की भी होती है। तो ये मुसलसल जब आप प्रैक्टिस 3-4 महीने कर रहे होंगे, तभी तो आखिरी महीने में इस लेवल पे पहुंचेंगे कि अब आप उस स्किल को, आप जो आपने मुसलसल प्रैक्टिस की, अप्लाई करें, वहां पे अप्लाई करना है। और फिर आखिरी जो हमारा पर्पज होता है कि यार देखें, एग्जाम हम इतनी सारी मेहनत कर ही इसलिए रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि एग्जाम में हमें बुक तो बहुत दूर की बात है, प्री एग्जाम मटेरियल भी ना खोलना पड़े। आप देख लें, दोनों जो स्टूडेंट्स आए थे, और आप इवन हमारे साथ जो भी जितने भी लोग पास हैं उनसे आप इंडिविजुअली भी देख लीजिएगा, या कि अगर कोई जानना, आप उनसे भी पूछिएगा कि यार बहुत कम लोग होंगे, या अगर कोई होगा, कोई इक्का दुक्का होगा कि जिसने पेपर में जाके कोई मटेरियल खोला है। तो आपने अब बहुत सारे लोगों के पता है मेरे पास किस तरह की क्यूरीज आदि होती है, आप यकीन करें। हम जब इनके साथ मीटिंग कर रहे थे, इन स्टूडेंट्स के साथ, तो वो भी यही उनके साथ एक यानी कि लाइटर मोड में कहा कि हमारे पास एंड के महीने में ये क्वेश्चन आ रहा होता है, क्यूरीज आ रही होती है, मतलब बहुत सारी एक साथ, कि भाई मुझे ये बताएं कि कौन सा मटेरियल लेके जाए, कौन सी बुक लेके जाए। अब मजबूरी के तौर पे मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको लेके जाने की जरूरत है और आपसे नहीं होगा, तो आप फला 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 मटेरियल लेके चले जाओ। लेकिन उनको भी मैं कहता हूँ कि आइडियल ये है कि आपने वहां पे खोलना नहीं है, सिर्फ आपने अपनी दिल की तसल्ली के लिए ले जाए, खुदा ना खास्ता कुछ याद नहीं आ रहा। मैं ये बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल कोई चीज ना लेके जाए, लेकिन मैं जस्ट आपको एक मकसद बता रहा हूँ कि आपको किस लेवल पर पहुंचना है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली एक और भी मसला होता है कि साइकोलॉजिकल बर्डन भी होता है। जब आप बहुत सारा मटेरियल एग्जाम में लेके जाते हो, तो आपके जहन में होता है यार ये। अच्छा, इसी तरीके से जैसे सर ने खुद दिखाया कि हमने कुछ एंड में क्या किया था, यानी कि ये तो मैंने एमएसए 2 की अप्रोच बता दी, फिर लास्ट में मैं आप स्ट्रेटजी केस स्टडी की अप्रोच बता दूं। यानी एमएसए 2 तक पहुंच गए, इसके बाद केस स्टडी में लास्ट मंथ में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्रैक किया प्री एग्जाम मटेरियल को, उसके ऊपर नोट्स बनाया, उसमें जितने मॉडल्स लग सकते थे वो सर, जो वो सर ने भी रेफर किया कि 50-60 पेजेस का डॉक्यूमेंट, उसमें सबको अप्लाई करवाया। आप याद रखिए कि 60 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट में, इसमें कोई आंसर नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स थे कि भाई ये टूल्स है, ये अप्लाई हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे, वो सब हमने करवाया, उसको डिस्कस करवाया। और फिर उसके बाद हमने 3 वेरिएंट्स बनाए। 3 वेरिएंट्स बनाने के बाद हमने भाई एक वेरिएंट दे दिया कि आप हमें अटेम्प्ट करके दें, दूसरा वेरिएंट सेल्फ प्रैक्टिस, और तीसरा हमने बाकायदा क्लास में जाके डिस्कस किया था, और इसके बाद कुछ टेक्स्ट के नोट्स और कंपाइल किए थे। तो ये बेसिकली ये सारा जो मकसद है, आप देखें, यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि प्री एग्जाम मटेरियल की एक छोटी बुकलेट बन जाती है, कि एक तो सबसे पहले प्री एग्जाम मटेरियल आ गया, तो जो 25-30 पेजेस का है, इसके बाद प्री एग्जाम मटेरियल के क्रैक मटेरियल आ गए, नोट्स आ गए जो 50-60 पेजेस के हैं, उसके बाद वेरिएंट्स आ गए, और उसके बाद ये कोई 200-300 पेजेस का डॉक्यूमेंट। अब आप देखें, ये 200-300 पेजेस का डॉक्यूमेंट इन स्टूडेंट्स ने पूरा किया, उसको अप्लाई किया, उसको अटेम्प्ट भी किया। क्या ये आप मुझे खुद बताएं, आप लोगों से सवाल है, क्या ये अगर इन्होंने पहले से प्रैक्टिस की ना होती तो ये पॉसिबल भी था? आप मुझे खुद बताएं कि इन लोगों ने अगर पहले से ये सारी चीजें सोचने की, आइडियाज की, थॉट जनरेशन की, स्किमिंग करने की, रीडिंग करने की, राइटिंग की, टूल्स अप्लाई करने की प्रैक्टिस नहीं की होती, तो मुझे बताएं आखिरी के महीने में इतना सारा कुछ हो जाता? पॉसिबल भी था? नहीं था। मुझे खुद बताएं कि पॉसिबल था? मेरे हिसाब से तो नहीं था। जल्दी से बताएं, फिर हम इसी के साथ एंड करें, और कंक्लूजन में मैं थोड़ा सा एक दो बातें और करके और फिर इसको हम क्लोज करते हैं। जल्दी से मुझे बताएं। यार मेरे पास चैट नहीं आ रही, आई थिंक शायद शेयर नहीं हो रही, लेकिन आप लोग खुद बताएं कि यार खुद सोचें, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अब ये जैसे वीक आंसर है, ये हमने दिखाया कि यार जो आंसर लिखा गया मार्जिन के हवाले से, उन्होंने क्या कहा कि जो मार्जिन डिक्लाइन कर गए, 31% तक आ गए, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। क्या नहीं बताया उन्होंने? अब ये पूरी अप्रोच होती है जो हम हर वक्त अप्लाई करते हैं, व्हाट, हाउ एंड सो व्हाट अप्रोच, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस भी की हुई है, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन एंड सो व्हाट अप्रोच। इंशाल्लाह ये यार, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, अभी टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वरना ये डॉक्यूमेंट हम्म। बेहतरीन है। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं मेरे पास, असल में चैट मेरे पास शो हो रही थी, इसलिए सॉरी आपके पास नहीं आ पा रही सर। हम्म। दो सवाल लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं। एक ये कि भाई मैंने एसपीएम नहीं पढ़ा हुआ तो मैं क्या करूँ? ठीक है। अच्छा, दोनों सवाल बड़े रिलेटेड है। एक ये सवाल है कि मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, एक ये सवाल है कि जी हम कैसे एसपीएम कवर करेंगे। तो मैं दोनों को एड्रेस करता हूँ। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि यार देखें, अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो एसपीएम की पूरी किताब मौजूद है, CFAP 3 एसपीएम की, जिसको आई के अपने वॉल्यूम 1 का नाम दिया है। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, वॉल्यूम 1 देखा है आप लोगों ने? जिन्होंने लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उनको पता है ये स्टडी मटेरियल मौजूद है, वो अपलोड कर ले, और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके पास तो होगा आई गेस। ठीक है।
अच्छा, दूसरा ये कि वहां से आप एसपीएम पूरी बुक पढ़ सही तरीके से, और पढ़ने का मतलब ये। अच्छा सर, मैं यहाँ पे थोड़ी सी सॉरी सर, मैं काट रहा हूँ। जी अब जी तो जी। आईकेएप की अपनी बुक भी है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम जी 3, सर, तो वो वो भी एसपीएम काफी की रेलेवेंट है। एसपीएम की बुक को उसने मेरे ख्याल से वॉल्यूम 1 बनाया हुआ है ना, जो जी जी जी, लेकिन उसमें कहने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा इस पे ये कहना चाहूंगा कि मतलब अप्रोच यही होनी चाहिए कि वॉल्यूम 1 में जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको आपको कंप्लीटली करना है, वो आप कहीं से भी करें। कहने का मकसद बस ये है। बिल्कुल, वो आप एसपीएम के नोट से भी कर सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप कोई किताब पढ़ लें। अच्छा, जो लोग हमसे पढ़ेंगे उनसे के लिए मैंने यहाँ पे एक काम ये किया है। सर मैं वो पोर्टल शेयर कर दूँ स्क्रीन पे, अगर आप 1 मिनट के लिए। जी मैं सर ये स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। नहीं, आप एक काम करें, जी। स्टॉप, यार स्टॉप ना करें। अच्छा, 1 मिनट। वो पोर्टल पे एसपीएम तो मतलब 100% कवर है, अगर किसी ने पूरा पढ़ना है तो वो सब है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि इस पे ना हमने पोर्टल पे ये बीएम एरिया सर का यहाँ है। ये थोड़ा ड्रैग होकर फर्स्ट पे आ जाएगा, ये भी क्या कहते हैं, आई थिंक कुछ चेंजेस चल जाएंगे पोर्टल पे। इंशाल्लाह ये भी बिल्कुल फाइनल हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले सर ने माइंड बिहाइंड स्ट्रेटजी बताया हुआ है। इस पे पूरा एक सेशन है कि केस स्टडी का सिनेरियो क्या है, केस स्टडी में जो है वो किस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें ये इसकी। अच्छा, फिर 1A से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरा एसपीएम का एरिया है 1A में, ठीक है। स्वाट पेस्टल बीसीजी, स्वाट पेस्टल बीसीजी, ठीक है। ये सब चीज़ें आ रही है इसमें। कुछ मेरिया मेरिया भी मैंने भी कराया हुआ है, बीएम एरिया कुछ, और कुछ सर फुकान ने कराया हुआ है। फिर उसके बाद वापस से शॉर्ट पेस्टल। फिर आप देखें क्वेश्चन में 1C आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक डेटा एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ये अच्छा, ये चैप्टर वही है जिस सीक्वेंस में हमारे पास आई गेस जो है ना सिलेबस में, उसी के मिलती जुलती सीक्वेंस में, ठीक है। ये एसपीएम के आवर्स ऑलमोस्ट आई गेस मेरे ख्याल से 40-50 आवर्स में आई गेस हमारा ये सारा एरिया जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। इसकी शीट मौजूद है, वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप लोग ग्रुप पे हैं? नहीं है तो मैं आपको अभी नंबर दे देता हूँ, मुझे मैसेज कर दीजिएगा या एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा, तो ग्रुप में जो है ना क्या कहते हैं ये। इसको सर कुछ टारगेटेड इंशाल्लाह हम रिवैम्प भी करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह अच्छी वैल्यूएशन हो बिल्कुल जाएगी। रिवैम भी किया जाएगा, मगर अभी फिलहाल रिवैम, अगर अभी आप फॉरन भी क्लास लेना शुरू करते हैं, फॉरन फॉरन भी, तो आप देख सकते हैं ये पूरा एसपीएम का एरिया है कि स्ट्रेटजिक एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अच्छा, इसमें हमने ये भी किया हुआ है कि इसको ना कैटेगराइज भी किया हुआ है। कोई बंदा ऐसा कहता है कि नहीं मैंने तो एसपीएम पढ़ा हुआ है, तो उसको फिर ये लेक्चर लेने की जरूरत नहीं। हमने एक एक्सेल शीट में कैटेगराइजेशन की हुई है, ऑप्शनल, रिकमेंडेड और मैंडेटरी। तो आप फिर ऑप्शनल लेक्चर्स को ना देख, ठीक है, आप सिर्फ रिकमेंडेड लेक्चर्स को देख लें और मैंडेटरी को देख लें। और कोई कहता नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मुझे तो या मेरा जिंदगी में पेपर ही एक रह गया एससीएस के स्टडी, और मेरे पास तो कोई पेपर ही नहीं है, फिर मैं कहूँगा यार आप ये सारे लेक्चर्स लें। फिर इस पे देखें बहुत मेहनत हुई हुई है। ऑब्वियसली रीवैम्प्ड वर्जन भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जिसमें हम ऑब्वियसली उसको और ट्रिम करेंगे चीज़ों को, ठीक है। मगर ये है कि ये भी आई थिंक आपके सब चीज़ों को कवर है। चाहिए एसपीएम एरिया के साथ सिर्फ ऐसा नहीं है, बीएफडी एरिया भी मैंने पूरा डाल दिया है। कोई अगर ऐसा है कि जिस कहता है मेरा बीएफडी पास हुए बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, तो अच्छा ये देखें बीएम के कुछ ऑप्शनल वाले भी हमने डाले हुए हैं। सर ये ऑप्शनल वाला भी एरिया दिखा देते हैं बच्चों को, देखें इसमें कुछ हमने ऑप्शनल डाला हुआ है, ठीक है। ये भी आप चाहो तो क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बीएफडी का ऑप्शनल एरिया मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। अगर कोई आपके इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कॉन्सेप्ट वीक है तो आप ये देख लें, वैक वगैरह के कॉन्सेप्ट वीक है तो आप ये सेगमेंट देख लें। बिजनेस वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट वीक है, कोर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, कोर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ये वो एडवांस प्रैक्टिस की बात नहीं हो रही। और वंस आपने मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें कर ली हैं, फिर आप इस पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, ये क्या कहते हैं जो मेरा असल एरिया, बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया, ये मेन एरिया, ये ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, पार्ट 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3। इसमें आप देखें अंदर में क्या करा रहा हूँ, अंदर में जो है वो अगर आप देखेंगे तो आईसीडब्ल्यू की किट करा रहा हूँ, एमएसए 2 करा रहा हूँ, आईसीडब्ल्यू करा रहा हूँ, एमएसए 2 करा रहा हूँ, आईसीडब्ल्यू करा रहा हूँ, एमएसए 2 करा रहा हूँ, ताकि हमारा जो लेवल है वो उस लेवल पे अचीव। जैसे सर ने कहा ना, पहला लेवल है एमएसए 2 के लेवल पे जाना, और फिर सेकंड लेवल है कि हमें उससे और आगे जाना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैंने कहा था ये जरूर देखिएगा, ये वर्किंग कैपिटल का एरिया ये किसी के पास नहीं है। बीएफडी में, पहले बीएफडी में होता था कि मैंने इसके अच्छे खासे लेक्चर्स जो हैं वो डाल दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट टाइम वर्किंग कैपिटल का सवाल भी आ गया था, मजे की बात ये, वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गया कि वो सवाल अल्लाह का शुक्र है हमारे मॉक के वेरिएंट में मौजूद था, ठीक है। वरना वर्किंग कैपिटल का एरिया ऐसा है जो मैं समझता हूँ पेपर में तंग कर सकता है, क्योंकि ये बीएफडी में पहले था और अब नहीं है, और एग्जामिनर को ये बात पता है कि बच्चा जो है वो बीएफडी में ये चीज़ नहीं पढ़ के आया, तो वो इस पे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कभी मुश्किल सवाल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या कहते हैं मैं चाहूँगा कि ये भी आपको बता दूं कि पेपर में आपने जो है ना, कोई जैसे सर ने कहा ये बात तो सर ने कर दी कि किताब वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, तो एसपीएम के लिए या तो आप आईकेएम की बुक फॉलो कर लें या फिर ये फॉलो कर लें। सर आप अब अपनी स्लाइड वापस शेयर करना चाहते हैं तो कर लें, मैंने ये पोर्टल विजिट कराना था इसमें। अच्छा, एक और चीज़ थी, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, ये देख लें प्लीज। इसमें जितनी भी हमने केस स्टडीज थी, कि मैं आपको बताता था सिमा की केस स्टडी थी ये वाली, एयरफील्ड एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरफील्ड सर एयरपोर्ट। एक
जी 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 ये सर, बस एक चीज बस मैं इधर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, होता ये है कि ये जो केस स्टडीज हमने करवाई थी लास्ट में, और फिर MSA 2 की भी थी, तो इससे ना लाइक ऐसा हो सकता है कि कोर्स की लेंथ बढ़े, क्योंकि देखिए पिछला केस स्टडी ऑलरेडी है, फिर हम दोबारा से केस स्टडी कराएंगे। तो दैट इज समथिंग कि आप इसमें से इसको रेफर करने के लिए जरूर लें, लेकिन वो एट द एंड होना चाहिए। पहले आपने पूरा कोर्स कर लिया तो फिर इसकी तरफ आए। पहली तो बात ही हो गई, लेकिन इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखिए कोर्स की लेंथ इससे बढ़ सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी केस स्टडी है, और फिर प्लस हम और भी करवाएंगे। तो ये एक बात थी सर जो कहनी थी। बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा, एक एयरफील्ड की आप बात कर रहे थे। आप स्लाइड वापस शेयर करिएगा, एक चीज़ अपनी वाली। और एक सवाल मैं चाह रहा हूँ आप सर बच्चों को एड्रेस करें ज़रा प्लीज़। एक ये सवाल आ रहा है, दो लोगों ने पूछा है, मैं चाह रहा हूँ इस पर बात करें। आप अपनी स्लाइड सर वो वापस शेयर कर दें, वो वाली जी प्रेजेंटेशन। सर, एक मिनट मैं शेयर कर देता हूं। मेरी सर आवाज़ ये काफी कम होती है, किसी बच्चे ने मैसेज। नजर आ रही है हाँ जी। स्लाइड। अच्छा ये सर एक छोटा सा बता दें, 2 मिनट में, 3 मिनट में। एक बंदा MSA 2 में भी पास नहीं हुआ, और वो SCS के पिछले अटेम्प्ट में भी पास नहीं हुआ। आप बस ये बताएं उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए एडवाइस क्या है। जी सर, देखिए अब इसका मतलब ये है कि उनको पता ही नहीं कि मिस्टेक्स क्या है। मतलब वो क्लूलेस लेस है, क्योंकि कुछ हमारे पास इस तरह भी कमेंट्स आए हैं कि सर मैं तो, मुझे तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा पेपर हो गया, लेकिन फिर भी 42 पे 39 में रुक रहा है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली एडवाइस तो ये कि भाई सबसे पहले आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। जो आपने दिया था ना लास्ट, उसको अटेम्प्ट करें, चाहे अगर पूरा नहीं हो रहा तो एक या दो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें फुल फ्लेज, कि जिसमें आप वहां से मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें। अगर आप हमारे साथ पढ़ लें तो आप मुझे वो चीज भेज सकते हैं, मैं उसको फिर आपको गाइड करके और इवेलुएट और असेस करके दे दूंगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो फिर आप अपनी मिस्टेक लॉग बनाएं कि कहाँ पे मसला आया है बेसिकली। सर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहला स्टेप तो ये है। फिर सेकेंडली, देखिए कुछ लोगों के ये इश्यूज हो सकता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको मिस्टेक लेवल पे बता दिया। अब कुछ लोगों को ये बारन पता होता है कि यार मेरा कौन सा एरिया वीक है। जैसे बहुत सारे लोगों की थ्योरी अच्छी, अच्छा ज्यादातर केसेस में थ्योरी ही एक ऐसी चीज होती है जो वीक होती है। कुछ केसेस में ये है कि कैलकुलेशन सही से नहीं हुई। अच्छा, कुछ जगहों पे ये भी हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। तो आपका जब वो निकल के आएगा ना कि यार मेरा मसला क्या है, स्पेसिफिक इशू क्या है, तो आप उसके हवाले से प्लानिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर थ्योरी का इशू है, तो भाई आपने रिवीजन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, और वो तो वैसे भी सबने ही करना है, चाहे किसी किसी की फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, कुछ से पढ़ रहा है। और अगर किसी का टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो अगेन उसके लिए भी प्रैक्टिस है। और उसमें मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि यार आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, चाहे एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने अपने आप को टाइम जरूर देना है कि यार इतनी देर में मैंने ये अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट से ऐसा नहीं करना, दूसरे तीसरे महीने से, कि जब आपने आपकी ग्रिप आना शुरू हो जाए और आप अटेम्प्ट करना शुरू हो तो वो करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, बीएम की बात हो गई। बहुत सारे लोगों के इशूज इस तरह के होंगे कि उन्होंने एक जेनरिक किस्म का आंसर लिख दिया। मतलब आपको लगता तो है कि आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन आपने वो लिंकिंग ना नहीं की। अच्छा सर, ये भी बड़ा स्पेसिफिक इशूज हमने आइडेंटिफाई किए कि रिक्वायरमेंट ही सही से नहीं समझी। यस, वेरी। रिक्वायरमेंट कुछ और थी, रिक्वायरमेंट कुछ और थी, और सर उससे कंप्लीट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऐसा कई दफा हमारे पास लाइव सेशन में सर हुआ है। आपको याद होगा कि हमने एक एयरफील्ड पर जब हमने स्टार्ट किया था तो उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी कि सर आपने तो इतने बड़े लेक्चर ले लिए। और उसमें बेसिकली था ये कि हम किसी को बुलाते थे और फिर उसके जरिए से, तो उसमें भी ये चीज, वो सिर्फ हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया था। और वो कोई हम अपने अब इस दफा स्ट्रीमलाइन नहीं वो करेंगे, हमारा फॉर्मेट लेकिन भी वो नहीं उस वक्त वो हमारा फॉर्मेट नहीं हमारा वो हमारा फॉर्मेट हमारा बिल्कुल हमारा हमने ये किया था कि कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि जी हमारी जो बात है वो भी लाइव सेशन में एड्रेस हो, तो हमने कुछ लिमिटेड वीडियोस में, सब में ऐसा नहीं है, कुछ में हमने स्टूडेंट्स को हाँ बुला के उनकी जो है बात को, अच्छा हम समझते हैं कि स्टूडेंट के आने से ये भी हमें एडवांटेज हुआ कि स्टूडेंट की आवाज़ भी तो आए ना इस सेशन में। तो वो हमने कुछ दो चार कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चीज़ों पे बुला के लोगों को इनवाइट करके, और जो है ना क्या कहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि भाई आप स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हो, आपको क्या इशू आता है इस सिनेरियो को समझने में, इस सवाल को समझने में, इस सवाल में आपने क्या क्या गलतियां की। तो बट यस, बिल्कुल सही बात है, टाइम की कमी की वजह तो से। सर वो लाइव में बहुत बड़ी, मैं बस ये बता करना चाहूंगा, लाइव में बहुत बड़ी एक, मतलब ज्यादातर केसेस में गलतियां निकल कि रिक्वायरमेंट ही सही से नहीं समझी। तो वो डायरेक्शन आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा अटेंड कर लिया, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो फिर उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो सर ये भी लाइक मैं करना चाहूंगा। तो ये सारी देखिए, हर चीज पे रिसर्च हमने अल्हम्दुलिल्लाह की भी है फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। चाहे वो हमने केस आईसी मैप का पूरा हमने देखा डॉक्यूमेंट के, वो किस तरह उसको ले, सॉरी आईसी मैप बोल रहा हूँ, सीमा सीमा का हमने पूरा देखा, और फिर आई कैप का अपना बनाया। तो हमारा हमने पूरे चारों तरफ से रिसर्च करके एक कंप्लीट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है
कि यार करना क्या है। सर बस इसी बात पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। चले बस सेट हो गया। मैं बस ये आपको कहूंगा कि किसी की ये कोई जो लास्ट स्लाइड है, ये जो लास्ट स्लाइड है बिल्कुल, और ये बड़ी पर्पस बिल्ट है, इसको जरा अपने जहन में रखना है आपको, है केस स्टडी के लिए। ये बार बार हट रही है, एक मिनट, ये वाली, जी। ये। अच्छा, ये मैं चाहूंगा कि किसी की कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। बाकी ये स्लाइड इंशाल्लाह हम शेयर भी कर देंगे आप लोगों से। तो इस स्लाइड में तमाम बातें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने गौर से देखना है। इनको हम अलग अलग भी शेयर करें तो हर स्लाइड में आपको कोई ना कोई काम की चीज़ मिलेगी। एडमिन से रिलेटेड कोई आपने कोई एडमिशन रिलेटेड काम बात करनी हो तो वो मैंने उनका नंबर भी शेयर कर दिया है। बाकी मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मेरे पास अलहमदिल्ला काफ़ी रिजल्ट के बाद से क्वेरीज आ रही हैं और लगातार आई जा रही हैं, मैं रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ। बट ये कि अगर आज रिस्पॉन्स नहीं मिले तो आप एक आध दिन वेट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलता है मेरी तरफ से, सर एक की तरफ से भी मिलता एक है। लास्ट बात सर कंक्लूजन में कर दूं कि चाहे आप जो भी सेशन, चाहे खुद से पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है स्ट्रेटजी के स्टडी को, और उसके लिए हम कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, तो उसको बिल्कुल सुकून से अच्छे तरीके से पढ़ें। अभी कोई स्टडी के स्टडी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। पहले उसको समझें कि वो है क्या, बेसिकली अप्रोच किया है। जब अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, फिर आप अपनी अप्रोच को स्ट्रक्चर कीजिए। ठीक चले है अपना सर, ख्याल बस रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सर फुरकान फॉर कमिंग। एंड आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और सर फुरकान को भी मैसेज कर सकते हैं और मुझसे भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, कोई ग्रुप में नहीं है तो मुझे नंबर पे मैसेज कर दे, तो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो उधर इंशाल्लाह ये स्लाइड भी जो है वो शेयर हो जाएगी। बाकी लास्ट में बस मैं आखिर में यही कहूंगा कि देखें, मिस्टेक लॉग जरूर बनाएं, मिस्टेक लॉग जरूर बनाएं। उसकी वजह ये है कि जब तक आप मिस्टेक लॉग नहीं बनाएंगे, जैसे वो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे ने, मोहम्मद अली ने दिखाया आपको, तब तक आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा क्या गलतियां हो रही है, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या चाहे आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। बाकी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे तो पेपर जो है पास होगा, और आप लोग भी इंशाल्लाह जो है वो क्वालिफाइड की लिस्ट में भी होंगे, जो हमारे 107 लोग माशाल्लाह क्वालिफाई। अच्छा, मैंने आपको बताया 107 लोग क्वालिफाई हुए, 30 लोग उसके अलावा एससीएस पास कर गए यार। 30+ बच्चे हुए हैं जो एससीएस जैसा पेपर पास कर लिया, मगर कोई सी के कहीं अटक गए। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। एक अच्छे ऑर्गेनाइज मैनर के साथ काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सर फुरकान, सॉरी मेरा 5 मिनट बाद एक और सेशन भी है तो हम इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे। बाकी किसी की कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं, सर फुरकान से मुझको मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सर ये है कि अगर कोई डिसीजन आपने लेना है तो प्लीज उसको अभी से स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि हमने बता दिया कि आपको अभी से लेके चलना पड़ेगा, तो आपने अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वो भी अभी से सेल्फ स्टडी में करना शुरू कर दें। आप एंड तक वेट ना करें। बस इसी के साथ हम conclude करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।